कल हम डेफिनेशंस कर रहे थे और आगे आती हैं हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन की। कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आपको क्रैम करना पड़ेगा। रट्टा मार सकते हैं, रट्टा मार लें, याद कर सकते हैं, याद कर लें, बिकॉज ये पेपर में हर हालत में आपको आनी है। कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो पेपर में एग्जामिनर लाजमी टेस्ट करता है, या कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो लाजमी पूछे जाते हैं। इनके अलावा कभी भी आपका आई का पेपर बनता नहीं है। तो ये वो डेफिनेशन है, यहाँ तो ये न्यूमेरिकल में पूछेगा, अगर न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा तो इसमें से थ्योरेटिकल आंसर जो क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएगा, कॉटेज इंडस्ट्री का लाजमी आएगा। इस कंसेप्ट के बगैर आपका पेपर कभी भी बन ही नहीं सकता। और चूंकि भी लास्ट अटैम्प्ट में न्यूमेरिकल काफ़ी इजी आया था, इस अटैम्प्ट में ज़रा कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्टेड है। अगर न्यूमेरिकल हल्का सा भी कम्प्लेक्स हुआ तो उसमें कॉटेज इंडस्ट्री लाजमी पूछेगा। वो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा न्यूमेरिकल, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है वो देखते हैं। एक कॉटेज का मतलब होता है घर, और कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, घरेलू सन्नत। जो घरों में आपने यूनिट्स लगाए होते हैं वो क्या होती है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कहला रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, छोटे मोटे यूनिट्स लगाए हुए हैं, छोटे मोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के ऑपरेट करवा रहे होते हैं। वो हमारे क्या कहलाती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहला रही होती हैं। सेल्स टैक्स में याद रखिएगा कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है, एग्जेम्प्ट। सेल्स टैक्स में कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। उसके ऊपर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं होता। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री का क्राइटेरिया क्या है, क्या हम हर इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं? द आंसर इज़ नो। वो इंडस्ट्री जो इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही हो उसे क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। अब वो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसको पहले हाईलाइट कर लें, इसकी बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, कि सिर्फ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर की, डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं हो रही, जो होलसेलर उसकी बात नहीं हो रही, जो रिटेलर है उसकी बात नहीं हो रही। सिर्फ किसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरर की। जो इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। अब वो कौन सी है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और उसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस का कनेक्शन नहीं है और कोई इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। मतलब मीटर लगे तो हुए हैं, बट मीटर कौन से लगे हुए हैं, डोमेस्टिक, घरेलू। इंडस्ट्रियल मीटर नहीं लगे हुए। कौन से मीटर लगे हुए हैं, रेजिडेंशियल मीटर लगे हैं उसमें। उसके अलावा ये प्लांट लगा कहाँ पे हुआ है, इन रेजिडेंशियल एरिया, किसी कमर्शियल एरिया में, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं, बल्कि कहाँ पे लगाया हुआ है, रेजिडेंशियल एरिया में। उसके अलावा डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर, कि उसके जो वर्कर्स हैं उसकी तादाद कितनी है, मैक्सिमम 10 है। 10 से ज़्यादा वर्कर्स नहीं होंगे, 10 से ज़्यादा वर्कर्स नहीं होंगे। और एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर कहते हैं सेल्स को। एनुअल का मतलब होता है सालाना, मतलब जो 12 महीने की सेल्स हैं या जो 12 महीने का रेवेन्यू है वो 8 मिलियन से 80 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर वो इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा, हम उसे क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री। और कॉटेज इंडस्ट्री सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होती, उसे क्या कहा गया है, एग्जेम्प्ट है। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी लैप्स हो गई तो आप कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल नहीं करेंगे। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल नहीं कर रहे तो फिर आप रजिस्टर्ड भी क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, पहला मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, दूसरा कोई इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन नहीं है, थर्ड कौन एरिया कौन सा होगा, रेजिडेंशियल, फोर्थ लेबर कितने होंगे और टर्नओवर कितना होगा, 8। जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री इन तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल करेगी उसे हम क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे याद करके जानी है, सिंपल सी बात है। जो कनेक्शन है वो इंडस्ट्रियल नहीं होने चाहिए, गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के।
लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल होनी चाहिए, लेबर फोर्स 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और टर्नओवर जो है वो 8 मिलियन से अबव नहीं होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री अगर इन सबको फुलफ़िल कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, कॉटन इंडस्ट्री कह रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद है टैक्स को जब हम चार्ज कर रहे होते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं। देखें हम जब पूरा सेल्स टैक्स पढ़ेंगे, हम जो टर्म इस्तेमाल करेंगे मतलब मल्टीपल टाइम, एक हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, और दूसरा हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड होना, उसमें चीज़ का शामिल ना होना, और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूड होना। अब देखिए जब भी हम सेल्स टैक्स लगाते हैं तरीक़ेकार क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 रुपये की चीज़ जो है वो बेची, आप कहते हैं 18% GST है, कितना टैक्स आएगा 180, ऐसे ही बनेगा। और कस्टमर क्या करेगा, 180 प्लस 1000 रुपया आप कितना जमा करवाएगा, 1180 रुपये जमा करवाएगा, ऐसे ही होगा। अब यहाँ से समझ लें आप, देखें ये जो टर्म है ना ये वाली, ये है एक्सक्लूसिव। ये क्या है, एक्सक्लूसिव। इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या होती है, सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाती है। और ये जो है ये हमारी क्या कहलाती है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि इसमें सेल्स टैक्स जो है वो शामिल है, इसमें सेल्स टैक्स जो है वो शामिल है। आए आप देख रहे हैं आप कितना पे कर रहे हैं, हम अपने लिए देख रहे हैं। 180 क्या है, इंक्लूसिव। अब इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। देखिए जब एक चीज़ एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है ना, उस पर सिंपल हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या होता है, सेल्स टैक्स की अमाउंट मिल जाती है। लेकिन अगर कोई रकम इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो, फिर हम सेल्स टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, हम क्या करेंगे, ये 1180 है, इसको डिवाइड करेंगे 118% पे। क्यों, बिकॉज जब किसी भी चीज़ में सेल्स टैक्स शामिल होता है 100 प्लस 18 वो कितने को शो कर रही होती है, 118 को। हम इसको 118 पे डिवाइड करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, वो कितनी होगी, 180 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो कहते हैं जी 2700 है और ये अमाउंट जो है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। क्या है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। बताएं जी सेल्स टैक्स बीच में कितना शामिल है, तो बताएंगे, बताएं हाँ कितना सेल्स टैक्स बीच में शामिल है, 180 शामिल है। 2700 में कितना सेल्स टैक्स शामिल है, 411 कितना आया, 400। किससे निकाला आपने, देखें अगर किसी भी चीज़ में सेल्स टैक्स शामिल हो, इसको हम डिवाइड करेंगे 118 पे, रेट कितना सेल्स टैक्स का 18% है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, कितनी होगी, 411। डन। तो ये होती है, अगर कोई भी चीज़ इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो तो हम उसमें से टैक्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डन, ये न्यूमेरिकल में। उसके बाद टैक्स फ्रॉड है, टैक्स फ्रॉड आगे लिख ले, इम्पॉर्टेंट है ये, टैक्स फ्रॉड लिख ले, इम्पॉर्टेंट है ये। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जो आप लोग करते हैं ऐसे ही है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना। टैक्स फ्रॉड क्या होता है, देखिए नोइंगली, जानते हुए, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, किसी भी लॉफुल एक्सक्यूज़ के बगैर, मतलब आपके पास कोई कानूनी एक्सक्यूज़ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं, मतलब कोई काम कर देते हैं
या कोई भी ऐसी ओमिशन करते हैं, कोई काम ऐसा नहीं करते जो कंट्रावेंशन ऑफ लॉ के मुताबिक है, मतलब लॉ के खिलाफ वर्जी है, और कर क्या रहे हैं कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स के लिए कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंडरस्टेट कर रहे हैं। आपकी फॉर एग्जांपल टैक्स लायबिलिटी बनती है ओरिजिनल 1000 रुपया, लेकिन आप क्या करते हैं? अपनी इनवॉइसेस नहीं दिखाते, 2 नंबरी करते हैं, फेक इनवॉइसेस डाल देते हैं, चीज़ें डिक्लेयर नहीं करते, आप फेक तरह से अपनी टैक्स लायबिलिटी बता देते हैं जी वो कितनी बनती है 700 रुपया। अगले महीने भी आप 2 नंबरी करते हैं, कहते हैं जी मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है 800 रुपया। मतलब आपने अनलॉफुल मीन्स इस्तेमाल किए हैं, फेक इनवॉइसेस, फेक चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आप 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए करेंगे तो क्या समझेगा आपने क्या किया है? टैक्स फ्रॉड की है। सिमिलरली अगर आपका रिफंड जो है या इनपुट टैक्स जो क्लेम कर रहे होते हैं, अगर आप वो ज़्यादा ले रहे हैं, इतना बनता ही नहीं था, ये भी क्या होगा? फ्रॉड होगा। अब उसमें भी आप फेक इनवॉइसेस लेके आते हैं, आपका रिफंड बनता है ओरिजिनल 500 रुपये का और आप गवर्नमेंट से क्लेम कर लेते हैं 700 रुपया, तो ये भी क्या होगा? फ्रॉड होगा। उसके अलावा आप फॉल्स इनवॉइसेस इशू करते हैं, 2 नंबर इनवॉइसेस, जल्दी रसीदे, ये भी क्या होगा? फ्रॉड होगा। और आखिरी चीज़ है कि विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड, आप लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड आप क्या कर रहे हैं? अगर इनवॉइस इशू कर रहे हैं, ये भी क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। तो 4 बातें हैं इसमें। नंबर 1, टैक्स लायबिलिटी को अंडरस्टेट करना फॉर 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड, टैक्स रिफंड्स को ओवरस्टेट कर देना, फॉल्स इनवॉइसेस इशू करना, और विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड इनवॉइसेस इशू करना, ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। कितनी बातें हैं? सिर्फ 4 बातें। यही 4 बातें मिनिमम यही लिखा होगे ना, अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 नंबर का आया है, सिर्फ इतनी ही बातें लिखने के आपको 3.5-4 नंबर दे देगा, वो आराम से दे देगा। अब फ्रॉड क्या है? 4 बातें। क्या क्या है? टैक्स लायबिलिटी को 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स के लिए अंडरस्टेट करना, रिफंड्स को ओवरस्टेट करना, फेक इनवॉइसेस इशू करना, और विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड इनवॉइस इशू कर देना, ये हमारा क्या कहलाएगा? टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। डन। और कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जिसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस का या बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। कहाँ पे लोकेट होगी? रेजिडेंशियल एरिया में। लेबर कितनी होगी और टर्नओवर कितना होगा? 8 मिलियन। ये हमारी क्या होगी? कॉटेज इंडस्ट्री। ये 2 चीज़ें जो हैं ईजी हैं याद करने के लिए, आपने 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। अब आपने ये जाके सेम एज इट इज़ सेंटेंस बाय सेंटेंस कॉपी नहीं करना, बट बात यही लिखनी है। आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बट बात यही करेंगे। क्या ये फ्रॉड क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी को 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए आपने अंडरस्टेट कर दिया, रिफंड्स को ओवरस्टेट कर दिया, फेक इनवॉइसेस इशू कर दी, या विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड आप क्या कर रहे हैं? इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। डन। उसके बाद टैक्स पीरियड है, ये रीड ओनली है। टैक्स पीरियड क्या होता है? देखिए, हमने जब सेल्स टैक्स जमा करवाना है, हमने अपने इनपुट का रिकॉर्ड देना है, हमने अपने आउटपुट का रिकॉर्ड देना है, वो किसी एक स्पेसिफिक अरसे के लिए होना चाहिए, किसी टाइम पीरियड के लिए। तो वो जो टाइम पीरियड होगा, वो जो अरसा होगा, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? टैक्स पीरियड। सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड 1 महीने का होता है। हम हर महीने के रिटर्न क्या करते हैं? जमा कराते हैं। क्या करते हैं? हर महीने के रिटर्न जमा कराते हैं। मतलब बताते हैं इस महीने में इतनी सेल्स हुई हैं, इतनी परचेजेज हुई हैं, हम गवर्नमेंट को बता रहे होते हैं और टैक्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट, ये भी रीड ओनली है। सेल्स टैक्स में टैक्स जमा करवाने की जो ड्यू डेट है वो हमारे पास क्या होती है? 15th ऑफ एवरी मंथ। क्या होती है? 15th। मतलब अगर आप मार्च की रिटर्न जमा करवा रहे हैं, ड्यू डेट क्या होगी? 15 अप्रैल। अगर आप अप्रैल की रिटर्न जमा करा रहे हैं तो ड्यू डेट क्या होगी? 15 मई होगी। आपने 15 तक क्या करनी होती है? रिटर्न जो है वो सबमिट करवानी होती है। डन हो गया। हाँ,
अगर आप 15 तक टैक्स पे कर दें जो भी बनता था आपका, आप रिटर्न जो है वो 18 तक क्या कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। 3 दिन की एक्सटेंशन जो है वो आपको मिल रही होती है। ठीक है, तो ये भी रीड ओनली है। उसके बाद है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स क्या होता है कि जो सूबे या इस्लामाबाद जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कहते हैं। ये सिर्फ रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद है ई इंटरमीडियरी, इसको भी याद नहीं करना, पेपर में कभी भी नहीं आएगा कि ई इंटरमीडियरी क्या होती है। बेसिकली ई इंटरमीडियरी क्या है, ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम अपने रिटर्न्स, अपना डाटा क्या कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट को सबमिट करवा रहे होते हैं। देखिए, आपने अपना डाटा क्या करना है, अपनी सेल्स का रिकॉर्ड जाके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। आपने अपनी परचेजेस का रिकॉर्ड क्या करना है, जाके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। एक तो वही असूल है कि आप पेपर पकड़ें, सारा कुछ पेपर पे लिखें, पेपर पे लिख के जाएं और गवर्नमेंट को जमा करवा के, एक तो ये है। सेकंड क्या है, आप कहते हैं नहीं हम पेपर वर्क नहीं करेंगे, कहते हैं नहीं भाई ये सॉफ्टवेयर है, ये पोर्टल है, आप इस पोर्टल के ऊपर आएँ और आप क्या करें, आप अपने रिटर्न्स वगैरह जो हैं हमें सबमिट करवा दें। इसे हम क्या कहते हैं, ई इंटरमीडियरी जो है वो कह रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं पोर्टल हमारा होता कैसे है, आप लॉगिन करते हैं आरएस के ऊपर और ये आपका जो है वो क्या होता है, पोर्टल होता है, जिस पे आपके पास जो एनटीएन नंबर होगा, आईडी कार्ड ही हमारा क्या होता है, एनटीएन नंबर होता है। अपने लॉगिन करूँ, किसी को लॉगिन ना कर लूँ। तो आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, दिस इज़ योर ई इंटरमीडियरी। आपने जो भी कम्युनिकेट करना है गवर्नमेंट से वो किसके ज़रिए करेंगे, आप इस पोर्टल के ज़रिए कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज़ अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड अथॉरिटीज़। आपने कोई चीज़ बतानी है यहाँ बताएंगे, कोई इन्फॉर्म करनी है यहाँ से करेंगे, टैक्स पे करना है यहाँ से कर रहे होंगे। तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये इंटरमीडियरी जो है कहला रहा होता है। तो याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस। आप लोगों के पास कोई रसीद वगैरह पड़ी है इस वक्त, कोई किसी किस्म की रसीद पुरानी, या अगर नहीं भी है ना तो आप अगर आप कोई रसीद पकड़ेंगे अगर केक्स एंड बेक जाते हैं या यूरो स्टोर जाते हैं, आप कोई इनवॉइस वगैरह जब पकड़ेंगे ना तो आपने देखना उस इनवॉइस के ऊपर लिखा क्या होता है। वो जो इनवॉइस है ना वही हमारा क्या होता है, इनवॉइस का फॉर्मेट होता है। कि कोई भी इनवॉइस जो है उसके ऊपर क्या कुछ लिखा होता है। देखें, ये इनवॉइस कौन इशू करेगा, सबसे पहली बात है रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा। कौन इशू करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। वो उर्दू में भी हो सकती है और अंग्रेज़ी में भी हो सकती है। अब इसके ये फॉलोइंग पर्टिकुलर्स होंगे, क्या क्या। सबसे पहली बात है कि ये एक सीरियली नंबर्ड होगी एक सीरीज़ चल रही होती है, 1001, 1002, 3, 4, 5, 6, एक प्रॉपर क्या कर रही होती है, सीरीज़ जो है वो चल रही होती है। फिर आप जिस बंदे से सामान ख़रीदते हैं उस बंदे का नाम लिखा होता है इनवॉइस के ऊपर, सेलर का नाम, उसका एनटीएन नंबर, उसका एड्रेस और उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा इनवॉइस पे मेंशन होता है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने आपको रसीद इशू की है और उसका एनटीएन नंबर और उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं है, वो बंदा आपसे कभी सेल्स टैक्स नहीं ले सकता। अगर वो बंदा आपसे सेल टैक्स ले रहा है और उसकी इनवॉइस के ऊपर उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो बंदा 2 नंबरी कर रहा है, आप उसे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर जो बंदा ख़रीदता है, बायर, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका एनटीएन नंबर जो है वो भी हम रसीद पे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। और अगर उसने 1 लाख से ज़्यादा का सामान ख़रीदा है और वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है तो हम क्या लेते हैं, उसके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेते हैं और वो भी क्या की जाती है, रसीद के साथ अटैच की जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, इस बंदे की फ़ोटोकॉपी अटैच कर रहे हैं। फिर आपको पता होगा हर इनवॉइस के ऊपर डेट लिखी होती है, किस टाइम के ऊपर, किस तारीख के ऊपर सोल्व किया गया है। फिर क्वांटिटी, रेट और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो है वो भी मेंशन होती है कि जी आपने इतनी क्वांटिटी ली है, इस रेट के ऊपर ये वैल्यू जो है आपकी बनती है। फिर आप देखेंगे इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है वैल्यू
एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कि इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स सॉरी इतना इसमें सेल्स टैक्स है। और एंड पे आता है हमारे पास वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कि इसमें सेल्स टैक्स जो है इतना शामिल हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो है वो क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है एक इनवॉइस पे। आप कोई भी इनवॉइस पकड़े ना, उसके पर्टिकुलर्स देख लीजिएगा, यही सारा कुछ होंगे। देखें, जो सेलर होगा उसका नाम, उसका एनटीएन नंबर, एड्रेस लिखा होगा, बायर का नाम पता वगैरह लिखता है, गुड्स की क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है वो लिखा जाएगा, सीरियली नंबर्ड होगी, गैपलेस होगी। उसके अलावा वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कितना बनता है, और वैल्यू इंक्लूसिव सेल्स टैक्स जो है वो भी मेंशन होगी। अगर डिस्काउंट वगैरह दिया है तो डिस्काउंट भी क्या होता है, इनवॉइस के ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे ना, कोई रसीद अपने सामने रख लीजिएगा जिसके ऊपर सेल्स टैक्स आपने पे किया हो। आप इसको एक दफ़ा पढ़ें, उस रसीद को देखें, आपको याद हो रही है कि ये इसके फॉर्मेट्स होते हैं, डेट, नाम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टैक्स, सारा कुछ जो है वो हम लिख रहे होते हैं। 3 नंबर की आती है। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, डैट इज़ एसोसिएट्स। एसोसिएट्स किसे कहते हैं? स्प्रिंग ऑटम 2023 में 5 नंबर का सवाल आया है एसोसिएट्स में से कि एसोसिएट्स क्या होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑटम 2023 में आ चुका है कि व्हाट आर एसोसिएट्स। आई गेस डेफिनेशन के साथ आगे लिखा भी होगा सिनेरियो एसोसिएट्स का, जो पास्ट पेपर में आया हुआ है, लिखा हुआ है। अब एसोसिएट्स क्या होते हैं अगर उर्दू में देखा जाए? एसोसिएट्स किसे कहते हैं? वो लोग जिनका आपस में ताल्लुक़ होता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ऊपर लिख लें कि ये डेफिनेशन आपको क्रैम भी करनी पड़ेगी, रट्टा भी मारना पड़ेगा, इसको समझना भी पड़ेगा, बिकॉज इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। आप ये डेफिनेशन यहाँ भी पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन आप जाके इनकम टैक्स में भी पढ़ते हैं। तो इनकम टैक्स में फिर मैं आपको ये नहीं करवाऊँगा, बिकॉज सेम डेफिनेशन है। जैसे पर्सन हमने यहाँ पढ़ा था, पर्सन क्या होता है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट, यहाँ पढ़ लिया। अब हम जाके उसको इनकम टैक्स में डिस्कस नहीं करेंगे। सिमिलरली एसोसिएट्स जो हैं वो भी हमने यहाँ पढ़ना है और इनकम टैक्स में डिस्कस नहीं करेंगे। अब एसोसिएट क्या होता है? वो लोग जिनका आपस में ताल्लुक़ हो। होते क्या हैं? अब आते हैं डेफिनेशंस पे। आपको जो स्टार्टिंग पे मिल रही है ना पहली डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है एसोसिएट्स की। आगे हैं एसोसिएट के सिनेरियोज। अब एसोसिएट कब होते हैं लोग? रिमेंबर, 2 पर्सन आर सेड टू बी एसोसिएट when the relationship between the two is such that कि 2 लोग या 2 से ज़ायद लोग, हम उनको एसोसिएट उस वक्त मानेंगे जब उनमें कुछ इस तरह का रिलेशन हो। क्या? when one may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of other, कि एक बंदा दूसरे बंदे के कहने के ऊपर कोई काम करे या दूसरे बंदे के कहने के ऊपर कोई काम ना करे। मतलब एक बंदा कह रहा है भाई ये काम कर दे, वो कर रहा है, कहता है ये काम ना करो, वो काम नहीं करता। और बोथ पर्सन मतलब दोनों लोग क्या कर रहे हैं? मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे बंदे के कहने के ऊपर कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये जो दोनों के दरमियान रिलेशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एसोसिएट्स का कहला रहा होगा। क्या कहलाएगा? एसोसिएट्स। ये 2 लाइनें आपने रट्टा मारनी है। ये है एसोसिएट्स के डेफिनेशन कि एसोसिएट्स क्या होते हैं? व्हेन वन मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, और बोथ मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ थर्ड पर्सन, इन्हें हम क्या कहते हैं? एसोसिएट। अब ये लाइन जो है ना, ये वाली, ये है एसोसिएट की एक्सेप्शन। ये क्या है? एसोसिएट की एक्सेप्शन कि ये लोग एसोसिएट नहीं कहलाते। कौन से हैं? अगर आप एम्प्लॉयमेंटशिप में हैं, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं ना, तो आप एसोसिएट कंसिडर नहीं होते। बिकॉज आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, आपका ऑनर जो है वो आपको जो भी कहेगा बात मानेंगे। ऑनर ने कहना भाई ये काम कर दो, आप करेंगे। कहेगा जी ये काम नहीं करना, आप नहीं करेंगे, बिकॉज आपको वो काम करने के या आपको वो काम ना करने के पैसे मिल रहे होते हैं।
वो आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप में आता है, वो आपकी सैलरी में आता है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंटशिप में ऐसा कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो क्या आएगा आपका सैलरी में जाएगा, वो एसोसिएट नहीं होगा। इसके अलावा जो है वो क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे। क्लियर है। अब इसके अलावा एसोसिएट्स कैसे हो सकते हैं ज़रा देखते हैं। ये सिनेरियोज हैं, कोई भी इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव जो है वो आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव जो है आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट। देखें, अगर आपकी शॉप हो और अब्बू आए दुकान पे, वो कहें जी ये सामान मुझे इतने का दे दो, इनकार कर सकते हो? कर सकते हो? अब्बू आए कह रही ये सामान फलाने बंदे को इस कीमत का बेच दो, इनकार कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो जो कहेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये क्या है, एसोसिएट्स हैं। बिकॉज वो आपको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उनके कहने पे आपकी डिसीजन मेकिंग जो है हो रही है, वो क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे। और अगर बेगम के अब्बू आए, वो अब्बू जान होंगे, वो कुछ कहें तो करेंगे? अपना भाई दुकान हो ना, आपकी अपनी दुकान हो, अपना भाई आएगा ना, भाई ये चीज़ दे दे, दो चपड़े लेंगे तो दफ़ा यहाँ से, कोई चीज़ नहीं देंगे। अगर भाई जान आएंगे, तो अपना भाई भाई होता है और उसका भाई क्या होता है, भाईजान। जब भाईजान आएंगे ना, आप क्या करेंगे, उनके लिए कुर्सी साफ करेंगे, अपनी कमीज उतार के बिठाएंगे, उनको ठंडी स्टिंग पिलाएंगे, सामान भी सस्ता देंगे, और क्या करेंगे, पैसे भी देंगे जाते हुए, और घर तक ड्रॉप भी करके आएंगे। तो क्या है, क्या लेज नहीं, स्ट्रिंग पिला दी है ना, इतनी नहीं देते प्रोटोकॉल, लेज खिलाएंगे। कभी इतनी चिप्स नहीं खाई होती इन लोगों ने, लेज खिलाएंगे। तो क्या कर रहा है वो, एक बंदे के आने से क्या होगा, आपकी पूरी कुर्सी हिल रही होगी। वो जो कहेगा आप क्या करेंगे, मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो कहाँ पाए जाएंगे आप, सड़कों पे भीख मांगते हुए पाए जाएंगे जब कुट पड़ रही होगी। तो ये क्या होते हैं आपस में, एसोसिएट्स। सिंगल हूँ भाईजान, सिंगल हूँ भाईजान, क्या हो गया। तो ये क्या होगी, एसोसिएट्स कहला रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स वो नहीं है जो हर बंदा रिलेटिव होता है, रिलेटिव भी एक्सप्लेन्ड है टेक्स्ट में। आप कहें जी हमसाया रिलेटिव है, ऐसा नहीं होता। दोस्त है रिलेटिव है, ऐसा नहीं होता। रिलेटिव जो है वो एक्सप्लेन्ड है। रिलेटिव क्या है, जो टेक्स्ट में बता दिए गए हैं, इनकी बात हो रही है। क्या, एन एंसेस्टर, मतलब आपके अब्बाओ अजदाद। क्या हैं, आपके अब्बाओ अजदाद। और डिसेंडेंट ऑफ द एनी ग्रैंड पेरेंट, यहाँ जो आपके दादा हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके डिसेंडेंट्स, मतलब उनकी औलादों में आपके ताया हो गया, चाचा हो गया, फुफ्फी हो गई, ये क्या है आपके रिलेटिव्स कंसीडर हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो होता है आपका अडॉप्टेड चाइल्ड, वो भी क्या है, आपका रिलेटिव है। इसके अलावा जो स्पाउस होता है वो भी क्या होता है, आपका रिलेटिव होता है, वो तो होता है। उसके अलावा जो स्पाउस है उसका दादा दादी, चाचा चाची, ताया, वो भी क्या हो गए, आपके रिलेटिव्स माने जाएंगे। तो ये रिलेटिव्स होते हैं, इनके अलावा कोई रिलेटिव नहीं होता। ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास क्या, इंडिविजुअल, और उसका रिलेटिव जो है ये आपस में क्या कहलाते हैं, एसोसिएट्स कहलाते हैं। उसके अलावा सेकंड पे आता है मेंबर ऑफ एन एओपी। एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 मेंबर्स हैं, ये आपस में क्या होंगे, एसोसिएट ही होंगे। अगर एक मेंबर ने कह दिया, एक पार्टनर कह दिया ये काम करना है, बाकी 2 पार्टनर वो काम करेंगे। अगर एक पार्टनर ने कहा ये काम नहीं करना, बाकी 2 पार्टनर भी वो काम नहीं करेंगे। मतलब एक कहेगा 2 मानेंगे, या 2 कहेंगे तो तीसरा मान रहा होगा। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, एसोसिएट। या अगर कोई थर्ड पार्टी आती है, कस्टमर आता है, वो उन्हें काम कहेगा तो क्या करेंगे, सारे मान रहे होंगे। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, एसोसिएट कहला रहे होते हैं। डन। फिर एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मतलब एक पार्टनर, पार्टनर ए, और एक पूरी फर्म, ये भी आपस में क्या है, एसोसिएट है। एक पार्टनर और एक पूरी फर्म, ये भी क्या है, आपस में एसोसिएट हैं। कब, जब इस पार्टनर के पास इस फर्म के 50% से ज़्यादा शेयर है, या 50% से ज़्यादा कैपिटल है। अब एक बंदा एक पार्टनरशिप फर्म का, एक बिजनेस का 50% से ज़्यादा कैपिटल ओन करके बैठा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, एसोसिएट होगा। क्यों, बिकॉज वो फिर अकेला जो बात कहेगा सबको माननी पड़ेगी। कहेगा ये काम नहीं करना, वो नहीं करेंगे। कहेंगे ये काम करना है, वो क्या करेंगे, कर रहे होंगे। तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, एसोसिएट। उसके अलावा जो हम ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं,
लीजिए। उसके अलावा जो हम ट्रस्ट एस्टेब्लिश करके बैठे होते हैं वो भी क्या होता है, हमारा एसोसिएट्स होते हैं। बिकॉज अब ट्रस्ट क्या होता है, एक बंदा है, उसकी एसेट्स हैं, उसकी बिल्डिंग है, उसकी जायदाद है, उसकी कंपनी है, वो क्या करता है, ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर देता है कि यार मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तुम इसको बैठाओ, तुम उस पर बैठो, तुम इसको केयर टेक करो, ठीक है, मैं बेनिफिशरी रहूँगा, तुम क्या बन जाना ट्रस्टी। अब वो बंदा उसके बिहाफ पे, उसके कहने पे, उसके एसेट्स क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, आपस में एसोसिएट्स कहला रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर, दो कंपनीज भी आपस में क्या होती हैं, एसोसिएट। कब, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स ओन कर रही है, या 50% से ज़्यादा राइट टू डिविडेंड है, या 50% से ज़्यादा राइट टू कैपिटल है, तो ये क्या होंगे आपस में एसोसिएट। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% ज़्यादा शेयर ओन कर रही है, भाई वो उसके डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, वो उसका डिविडेंड कंट्रोल कर रहा है, वो उसका पूरी एजीएम कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या होंगे एसोसिएट। वो एक बंदा जो कह देगा, सारे को क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को मानना पड़ेगा। उसके अलावा कोई कंपनी और एओपी, ये भी आपस में क्या हो सकती है, एसोसिएट्स। कब, जब एक कंपनी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के 50% या उससे ज़्यादा के शेयर होल्ड कर रही हो, इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएट कह रहे होंगे, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल और एक कंपनी भी आपस में एसोसिएट हो सकती है। किस तरह से, अगर एक ही इंडिविजुअल है और वो उस अकेली कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स अपने पास होल्ड करके बैठा हुआ है, या उसके पास 50% या उससे ज़्यादा का राइट टू डिविडेंड है, तो ये क्या होंगे, आपस में एसोसिएट जो हैं कंसीडर हो रहे होंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अकेला बंदा उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, अकेला बंदा क्या कर रहा है, उस कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, एसोसिएट्स कहला रहे होंगे, ठीक है। ज़रा इसको एक दफ़ा रीड कर लें प्रॉपरली। आपको इसी डेफिनेशन के बाद जो है एक पास्ट पेपर का सवाल मिल रहा होगा सिनेरियो बेस, ज़रा वो सिनेरियो बेस क्वेश्चन करके दिखाएं, पढ़ के दिखाएं, समझ आती है। तो अभी तक हम देखें चैप्टर नंबर 21 की डेफिनेशंस में हमने कंप्लीट कर ली हैं। सेल्स टैक्स हो गया, क्या होता है, आउटपुट टैक्स हो गया, इनपुट टैक्स हो गया, डिस्कस कर लिया। पर्सन क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या हो गया, वो भी डिस्कस हो गया। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है, टैक्सेबल सप्लायर्स, एग्जाम्प्ट सप्लायर्स, रिलेटेड सप्लायर्स, ये भी हो गया। गुड्स की डेफिनेशन हमने देख ली, टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन देख ली। फिर सप्लाई को हमने बड़ा तफसीलन पढ़ा था, क्या होता है, किस तरह से होता है। हमने इसके मल्टीपल सिनेरियोज भी जो हैं वो क्या किए थे, डिस्कस आउट किए थे, और इसके ऊपर हमने तफसीलन डिस्कस की थी। फिर सप्लाई चेन देख लिया, इंपोर्टर देख लिया क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को देखा किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर, टॉल मैन्युफैक्चरिंग। फिर सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कॉटन इंडस्ट्री है, ये भी हो गया। उसके बाद आती है कंपनी। कंपनी मैंने वहाँ पर नहीं कराई, मैं कंपनी करा देता हूँ। इस कंपनी को आप स्टार कर लें, हम इसको जाके इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। आपको अगर नोट्स में नज़र आ रही है कंपनी के डेफिनेशन, इसको आप स्टार कर लें, हम जाके इसे कहाँ डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। फिर टैक्स फ्रैक्शन फार्मूला जो है ये भी हमने देखा कि इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स क्या होती है और एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स क्या होती है, उसको देखा। फिर टैक्स फ्रॉड हमने देखा क्या होता है, कि टैक्स लायबिलिटी को अंडरस्टेट करना, रिफंड को ओवरस्टेट करना, फॉल्स इनवॉइस इशू करना, विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड इनवॉइस इशू करना, ये हमारी क्या होती है, टैक्स फ्रॉड कहलाता है। फिर टैक्स इनवॉइस हमने पढ़ा, टैक्स पीरियड, इंटरमीडियरी देखा। उसके बाद आता है हमारे पास ओपन मार्केट प्राइस। व्हाट इज़ ओपन मार्केट प्राइस? इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई गुड्स हैं, आप उन्हें मार्केट में बेचने जाते हैं, वो क्या कीमत मिलती है। गुड्स हैं, उन्हें मार्केट में सेल करने जाते हैं, क्या कीमत उन्हें मिलेगी, वो जो उन्हें कीमत हासिल होगी वो क्या कहलाएगी, ओपन मार्केट प्राइस कहला रही होगी, ठीक है। रीड ओनली है, ये कौन सा पेपर पूछता है। उसके बाद सिमिलर सप्लाई। सिमिलर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, उसको जो रिजेंबल चीज़ें कर रही हैं वो क्या होंगे, सिमिलर सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है ये पियानो का है, ठीक है, और ये मार्कर जो है वो डॉलर का है।
अगर पियानो का मार्कर बेच रहा हूँ और ये इसका क्या है बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये सिमिलर सप्लाई जो है वो कहला लेंगे, बिकॉज दोनों का फीचर भी एक है, इंक भी सेम होगी, काम भी सेम है, पर्पस भी सेम है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगी, सिमिलर सप्लाई। या इन अदर वे आप कह सकते हैं कि आप ब्लू मार्कर बेच रहे हैं और आप साथ क्या बेच रहे हैं, ब्लैक मार्कर। आप कहेंगे ब्लू सस्ता ब्लैक महंगा, ऐसा थोड़ी होगा, क्यों, तो आपस में क्या है, दोनों ये सिमिलर सप्लाई कंसीडर हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL, रीड ओनली है। एक्टिव टैक्स पेयर मतलब क्या होता है, लिस्ट के जो बंदे पाकिस्तान में रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, हम उनका डाटा गैदर करते हैं और एक लिस्ट में डाल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कह रहे होते हैं। इस लिस्ट में सारे उन बंदों के नाम आ रहे होते हैं जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, जो एक्टिव फाइलर हैं। अब जिस बंदे का इसमें नाम नहीं आ रहा वो कौन होगा, जो रिटर्न फाइल नहीं करता, या बंदा ब्लैक लिस्ट हो गया होगा या सस्पेंड हो गया होगा, ठीक है। अब एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब क्या है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर। वो कौन कौन सी है, मतलब ना तो वो ब्लैक लिस्टेड है, ना ही वो सस्पेंडेड है, पहली बात, ना ब्लैक लिस्टेड है ना ही सस्पेंडेड है, और उसने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न्स जो है 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक जमा करवाई हुई है, मतलब हु फेल्स टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न बाय ड्यू डेट फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, या जब रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवा रहा, या जो क्वार्टरली या एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा नहीं करवा रहा, उसे हम क्या कहते हैं, वो बंदा ATL में नहीं होता। लेकिन जो बंदा अपनी रिटर्न जमा करवा रहा है उसका नाम क्या होता है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा होता है। अब रिमेंबर, जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आता, जिस बंदे का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा होता, उसको क्या क्या नुकसानात बेयर करने पड़ते हैं। पहली बात है, वो कभी भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो गुड्स डिक्लेरेशन जमा नहीं करवा सकता, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इशू नहीं कर सकता, उसे कोई एग्जाम्पशन, कोई किसी किस्म की कंसेशन जो है वो अवेल नहीं होगी। और जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, अगर इसने किसी को सेल की है तो वो बंदा उस इनवॉइस की बेसिस के ऊपर कभी भी कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। जो बंदा नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है, जिसका नाम ATL में नहीं आ रहा, उसका नाम ATL में आ सकता है, क्या करेगा, रिटर्न वगैरह जमा कराए, जो टैक्स बनता है वो जमा कराए, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वगैरह जो है वो जमा करवाए, जो RTA होगा या जो LTU होगा वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका नाम क्या कर देगा, रीस्टोर कर देगा। और अब जिनका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं होता, उनके बिजली के कनेक्शन जो हैं वो भी काटे जा रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन की सिमें जो हैं वो भी बंद की जा रही हैं, ताकि लोग आएँ और ATL में अपना नाम लेके आएँ। उसके बाद हमने एसोसिएटेड पर्सन जो है ये भी पढ़ लिया, और रिलेटिव्स की डेफिनेशन जो है हमने वो भी देख ली है। अब ये सवाल जो आया इसमें से, जैसे ये है कि क्वेश्चन है, सरफराज इज़ अ सोल प्रोपराइटर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, डिस्कस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज़ एन एसोसिएट ऑफ सरफराज। क्या ये लोग सरफराज के एसोसिएट हैं या नहीं है। पहली बात करते हैं जहाज़ेब। He has been working as an accountant for the past 20 years and has been responsible for filing tax return for both सरफराज and his business। कि ये इसका अकाउंटेंट है 20 साल से और इसकी रिटर्न फाइल कर रहा है, एम्प्लॉय है। हम अभी पढ़ के आए हैं, ये एम्प्लॉयमेंटशिप में बंदा होता है वो आपका एसोसिएट नहीं होता, तो जहाज़ेब जो है वो आपका एसोसिएट नहीं होगा। फिर है फलाह लिमिटेड। सरफराज ओन्स 20% शेयर्स इन फलाह लिमिटेड। उसे कितने शेयर हैं फलाह लिमिटेड में, 20%, वाइल हिज मदर ओन्स 30% शेयर्स इन फलाह लिमिटेड। अम्मी के पास कितने हैं, 50%। अब शेयर होल्डर जो है ना वो खुद से या जॉइंटली, अगर किसी कंपनी में 50% शेयर ओन कर रहा है तो ये क्या होंगे, एसोसिएट। तो ये क्योंकि ये अम्मी भी इसकी अपनी है उसी, तो अम्मी के साथ मिलकर इसके शेयर जो हैं 50% से ज़्यादा हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। फिर सारा, शी इज़ द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सरफराज वाइफ। तो सरफराज की बीवी की अडॉप्टेड डॉटर है, तो बंदा खुद लिख दे सरफराज की है। नहीं, आप खुद सोचें, आप एक सेंटेंस पढ़ें, सारा कौन है, शी इज़ द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सरफराज वाइफ। तो इसने ये क्यों नहीं लिखा कि शी इज़ द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सरफराज।
वही कह रहा हूँ। अपने उसकी अपनी बीवी है ना, अपनी बीवी है ना, बीवी अडॉप्ट कर ले या खावन कर ले, अडॉप्ट ही होता है ना, चाइल्ड अडॉप्टेड ही है ना। तो फिर है, तुझे फ़ोन किया था उसने, तुझे ईमेल की थी उसने। सारा वॉज अडॉप्टेड बाय फातिमा बिफोर हर मैरिज टू सरफराज, पता अगर लिखा हुआ था। बताएं जी क्या ये हैं एसोसिएट्स कि नहीं है? अभी पढ़ के आए हैं, जो अडॉप्टेड चाइल्ड होगा वो भी क्या होगा, आपका एसोसिएट होगा। फिर है उम्मीद ट्रस्ट। सरफराज इज़ वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ उम्मीद ट्रस्ट। द ट्रस्ट वॉज एस्टेब्लिश टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्फनेज। तो जो ट्रस्ट एस्टेब्लिश होते हैं ये भी क्या होते हैं, हमारे एसोसिएट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया है और ये 6 नंबर का सिनेरियो है। पास्ट पेपर में ऑटम 2023 में आया 6 नंबर का। आप जाकर कभी इससे एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ना, बताता है कि तकरीबन मेजोरिटी बच्चे 40% बच्चे सिर्फ इसमें से पासिंग मार्क्स ले पाए थे। बाकी इस सवाल में बच्चे जो हैं पासिंग मार्क्स तक सिक्योर नहीं कर पाए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाफ मार्क्स 6 में 3 नंबर जो हैं तकरीबन 40% बच्चों के आए हैं, 3 नंबर नहीं सिक्योर हो रहे थे। अब ये आपके सामने सवाल है और ये कोई मुश्किल सवाल है, बस आप लोग पढ़ते नहीं हैं, चीज़ों को रिलेट नहीं करते, बाद में कहते हैं एक पेपर बड़ा मुश्किल आया। अब हमारे पास 2 एरिया रह गए हैं, एक टाइम ऑफ सप्लाई का रह गया है और एक रह गया हमारे पास वैल्यू ऑफ सप्लाई का। ये डेफिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर कंसेप्ट्स हैं जो अगर आगे क्या हो रहे होंगे, हमारे इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो इन्हें हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज अगर कंटिन्यू किया तो वाइंड अप नहीं हो पानी बीच में, और फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा और कल कंटिन्यू करना पड़ेगा। बेहतर हम इसे कल जो है कल ही कंटिन्यू करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई के बगैर पेपर नहीं बनता, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, और वैल्यू सप्लाई के बगैर भी न्यूमेरिकल्स कभी भी नहीं बन रहे होते। टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू सप्लाई हो गया, इसमें से इंडिपेंडेंट सिनेरियोज जो हैं एग्जामिनर वो भी पूछ रहा होता है। पास्ट पेपर में IBU में है 6 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर के। तो ये थ्योरेटिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकली भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज न्यूमेरिकल की तो बेस ही यही है। न्यूमेरिकल की बेस ही क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई है और वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। तो कल हम इन्हें डिस्कस करेंगे, इनके पास पेपर्स करेंगे और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम मूव कर जाएंगे चैप्टर नंबर 22 के ऊपर, जो हमने तकरीबन उसमें भी हमने 6th स्केड्यूल और 5th स्केड्यूल जो है वो कर लिया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।